प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजवंती, हिंदी विभाग मानविकी विद्यापीठ आज आपके सामने लेकर आई हूँ MHD 16 पाठ्यक्रम के अंतर्गत निहित भारतीय उपन्यास, जिसके अंतर्गत जंगल के दावेदार उपन्यास की कथावस्तु की विशेषता, सामाजिक परिवेश और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। MA हिंदी में यह पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय उपन्यास पाठ्यक्रम में निहित महाश्वेता देवी का उपन्यास जंगल का दावेदार, जो निहित है एक दलित आदिवासी समाज के ऊपर। जब हम किसी भी उपन्यास की बात करते हैं तो उसके लेखक का परिचय हम अवश्य जानने की कोशिश करते हैं। इस उपन्यास की लेखिका महाश्वेता देवी हैं। उपन्यास पर चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा महाश्वेता देवी के बारे में जान लेना चाहिए। महाश्वेता देवी का जन्म 1926 में ढाका में हुआ। उनके पिता का नाम मनीष घटक था, जो एक प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी आरंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई और फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: जंगल के दावेदार, गहराती घटाएं, नील छवि, 1024वें कीमा, ईंट के ऊपर ईंट, भटकाव, दौलती, सालगिरह की पुकार पर, श्री गणेश महिमा, अक्लांत कौरव, चोटी मुंडा और उसका तीर, मूर्ति, ग्राम बांग्ला तथा भारत में बंधुआ मजदूर। 1957 में उनका पहला उपन्यास नटी प्रकाशित हुआ। उनके जीवन काल में उनके लगभग 64 उपन्यास प्रकाशित हुए। इनके प्रारंभिक उपन्यासों को छोड़कर शेष उपन्यासों में सामाजिक, राजनीतिक आदि समस्याओं का समावेश हुआ है। इस विषय में वे खुद कहती हैं, मैं अंतिम वाक्य तक मनुष्यों के लिए बोलना चाहती हूँ, उन मनुष्यों के लिए जिनके सीने में हड्डी उभरी थी, जो दुखी हैं, जो मेहनती हैं। जंगल के दावेदार पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वे मैगसेसे अवार्ड तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित हैं। इसी के अंतर्गत जब हम बात करेंगे जंगल के दावेदार की, तो जंगल का दावेदार उपन्यास की कथावस्तु की अगर हम विशेषता, सामाजिक परिवेश और प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण, इस खंड में हम पढ़ेंगे। यह खंड पाठ्यक्रम 4 के अंतर्गत निहित है। अगर हम बात करते हैं कथानक की, तो कथानक क्या होता है? कार्य व्यापार की योजना को कथानक कहते हैं। कथानक और कथा दोनों ही शब्द संस्कृत कथ धातु से उत्पन्न हैं। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अगर हम देखते हैं किस प्रकार से कथानक को लिया गया है, निश्चित काव्य रूप के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। किंतु कथा शब्द का सामान्य अर्थ है वह जो कहा जाए। कथा का तात्पर्य किसी ऐसी कथित घटना के कहने या वर्णन करने से होता है जिसका एक निश्चित क्रम एवं परिणाम हो। कथानक के 4 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से? आरंभ, आरोह, चरम स्थिति एवं अवरोह। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को ही उसका चरित्र चित्रण कहते हैं। और विशिष्टता क्या हुई फिर? विशिष्टता से अभिप्राय विशेष होने से है। और जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक परिवेश की, क्योंकि इस अंक पाठ्यक्रम के पूरी यूनिट 4 खंड के अंतर्गत जो यूनिट हैं, उसमें जो प्रमुख चीज़ें जो हैं जिनको हम एक साथ संक्षिप्त में हम देख सकते हैं, तो उसमें सामाजिक परिवेश भी महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक परिवेश क्या होता है? सामाजिक परिवेश से अभिप्राय व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह पूरे जीवन में एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। समाजशास्त्री इसकी परिभाषा किस प्रकार देते हैं? बुल्गारिया के अनुसार सभी स्थितियों की समग्रता जो एक व्यक्ति को घेरती है
और उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करती है। सामाजिक परिवेश समाज की मान्यताओं, रीति रिवाजों और व्यवहारों का योग है। सामाजिक परिवेश में वे समूह शामिल हैं जिन्हें हम संबंधित परिवेश में जिनसे हम संबंधित हैं, वे पड़ोस जिनमें हम रहते हैं, हमारे कार्यस्थलों का संगठन और वे नीतियाँ जो हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाते हैं। और चरित्र चित्रण किसी नाटक, कथा आदि में आए पात्रों की सोच, कार्य पद्धति आदि के बारे में सूचना देना उस पात्र का चरित्र चित्रण कहलाता है। पात्रों का वर्णन करने के लिए उसके कार्यों, वक्तव्यों एवं विचारों आदि का सहारा लिया जाता है। पात्र के नजरिए से कहानी लिखी जाती है। चरित्र चित्रण का अर्थ है लक्षण वर्णन, यानी कि जंगल के दावेदार उपन्यास के अंतर्गत जो मूल रूप से जो पात्र है वह बिरसा मुंडा है। अमूल्य, धानी मुंडा और साली ये प्रमुख पात्र इस उपन्यास के अंतर्गत हैं। और हम जब कथा वस्तु की बात करेंगे तो पहले कथा वस्तु के बारे में बताते हुए, थोड़ी सामाजिक चेतना का वर्णन करते हुए, उसके बाद मैं पात्रों की भी बात करूंगी। तो जैसे आज चलिए हम बात करते हैं जंगल के दावेदार की कथा वस्तु की। कथा वस्तु यानी कि एक कथानक, यानी कि एक क्या कहानी उसके अंतर्गत है, किस प्रकार से कहानी को बुना गया है, कहानी के अंतर्गत किस प्रकार से चीज़ों को रखा गया है, वह सब कथा वस्तु के अंतर्गत आएगा। यह जो कहानी है यह एक आदिवासियों और पिछड़े वर्ग, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग होते हैं, उनकी कहानी है, जिसको महाश्वेता देवी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से उकेरा है। जंगल के दावेदार के मूल केंद्र में मुंडाओं के वजूद का संकट और उससे मुक्त होने के लिए उनके प्रयास, अंग्रेजी शासक और उनके सहयोगी जमींदार, साहू आदि दमन चक्र द्वारा मुंडाओं का शोषण करते हैं। तथाकथित उस समय उच्च दिकु वर्ग को भी इस संकट की घड़ी में उनका साथ नहीं देने का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। बिरसा इस संघर्ष का नायक है। वह सहायता के लिए ईसाई पादरियों के पास जाता है या हिंदू धार्मिक नेताओं का आसरा चाहता है। दोनों से असंतुष्ट होकर वह कहता है उसे अपने ही बल पर लड़ना होगा। वह यह भी जानता है कि मुंडाओं का परंपरागत धर्म भी अच्छी स्थिति में नहीं है। वह अपने धर्म की स्थापना चाहता है जिसके अनुयायी बिरसायत कहलाते हैं। इस तरह उसके संघर्ष में धर्म का पुट है। बिरसा में सारी दुनिया से लोहा लेने का विश्वास है, लेकिन उसके पास भौतिक साधन नहीं है। आधुनिक शास्त्र जो अंग्रेजों के पास हैं, उनके आगे उसके तीर और तलवार काम नहीं आते। इससे भी बिरसा हतोत्साहित नहीं होता, बल्कि कर्मठ व्यक्ति की तरह निरंतर संघर्ष की योजना तैयार करता है। उसकी हार में ही उसकी जीत है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि महाशक्तिमान अंग्रेजी शासन इस साहसी युवक को पराजित करने के लिए अकर्म का रास्ता अख्तियार करते हैं और उसमें बिरसा मुंडा को जेल में डाल देते हैं और विषपान से उसकी हत्या कर देते हैं। किस प्रकार से चालाकी से एक आदिवासी महानायक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मूल को महाश्वेता देवी ने इस उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने रखा है। इस कथावस्तु की अगर हम विशिष्टता की बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस रचना के द्वारा महाश्वेता देवी ने भारतीय इतिहास की गौरव गाथा का चित्रण किया है। भारतवर्ष के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में बिरसा का नाम और विद्रोह अनेक दृष्टियों से स्मरणीय और सार्थक है। इस देश की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में उसका जन्म और अभ्युत्थान केवल एक विदेशी सरकार और उसके शोषण के विरुद्ध नहीं था, यह विद्रोह साथ ही साथ समकालीन सामंती व्यवस्था के विरुद्ध भी था। इतिहास की इन सब विवेचनाओं से कटकर बिरसा और उसके अभ्युत्थान की सही विवेचना असंभव है। उपन्यास मूलतः जीवन और जगत का विशुद्ध रूप में प्रकाशन करता है। लेखक की जीवन और जगत की अनुभूति जितनी व्यापक और गहरी होगी, उसका उपन्यास उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यापक होगा। उपन्यास की कथा काल्पनिक होती है, किंतु वह यथार्थ जगत का भी आभास प्रस्तुत करती है। इसी कारण हम उसे काल्पनिक यथार्थ कहते हैं। जंगल के दावेदार की अगर हम सामाजिक परिवेश की बात करें तो बिरसा मुंडा 19वीं शताब्दी के आखिरी में भारत में अंग्रेजी शासन और मुंडा समाज के उच्च वर्गों द्वारा शोषण के खिलाफ विद्रोह का झंडा लिए खड़ा था। विद्रोह का आधार यही था
कि अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से कर भाग के माध्यम से मुंडा समाज का शोषण कर रहे थे। इस शोषण में भागीदार थे जमींदार और सूदखोर, जो ऋण के माध्यम से मुंडाओं का आजीवन शिकंजे में कस रहे थे। इस कारण मुंडा उच्च वर्ग के लोगों के प्रति आक्रोश की स्थिति में थे। अपनी आत्मरक्षा और मुक्ति के लिए मुंडाओं ने ईसाई और हिंदू धार्मिक नेताओं का सहारा लेना चाहा, लेकिन वहां भी उन्हें उपेक्षा और तिरस्कार मिलने के कारण वे निराश हो गए। उनको लगा कि धार्मिक नेता भी ब्रिटिश शासन के समर्थक हैं। इन्हीं परिस्थितियों में बिरसा ने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने की ठानी। 1895 में उसने पहला विद्रोह किया और कैद हुए। 1897 में जेल से छूटे और उन्होंने मुंडाओं को संगठित करना आरंभ किया। उनके पुलिस से मुठभेड़ 1899 के अंत में शुरू हुई और 20-25 दिन में ही समाप्त हो गई। संगठन कौशल और रण कौशल में अज्ञानता के कारण और विपिनता और शस्त्रहीनता के कारण मुंडा अति सशक्त अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाते। मुंडा और उसके साथी कैद हो जाते हैं और 6 जून 1900 में जेल में बिठाकर 26 साल की छोटी उम्र में बिरसा मुंडा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जंगल के दावेदार उपन्यास के सामाजिक परिवेश के अंतर्गत ही अगर हम देखेंगे तो एक समय समस्त छोटा नागपुर घने जंगलों से भरा पूरा था। कोल जाति ने सबसे पहले यहाँ के जंगलों को साफ करके यहाँ रहना शुरू किया। यह कोल जाति किली या गोत्रों में विभक्त थी। जो गोत्र गांव का निर्माण करता, रहने की सुविधा के लिए आने वाले सभी को उनके शासन को मान लेते, उस व्यक्ति को मुंडा अर्थात की शीर्ष स्थानीय की पदवी से सम्मानित किया जाता था। वास्तव में कोल जाति का मुंडा नाम इस शब्द से बना है। जंगल को साफ करके मुंडा जिस गांव का निर्माण करते, उन गांव को खुदकट्टी बोला जाता। तैयार किए गए गांव का सीमा निर्धारण करने की एक विशेष रीति प्रचलित थी। जंगल के बीच परियोजनों के अनुसार 4 जगह आग जलाकर उन 4 जनों के बिंदु को सरल रेखा द्वारा योग करने से जो सीमा निर्धारित होती, उस सीमा के अंदर पड़ने वाली सारी जमीन है उसे खुदकट्टी गांव की नींव डालती। चारों सीमाओं के अंदर ने रहने वाली सारी उपजाऊ अनुपजाऊ जमीन एवं जंगल सभी उनका होता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज पदार्थ पर भी खुदकट्टियों को छोड़कर अन्य किसी को भी अधिकार मुंडा नहीं मानते थे। इस तरह खुदकट्टी लोग समस्त जीवन से आय करते एवं अपने को उस जमीन का मालिक समझ के चलते। वह किसी को भी उस जमीन का लगान नहीं देते थे। मुंडा ग्राम व्यवस्था के 4 अंग हैं। सबसे पहले सारण। सारण किसे कहते हैं? मुंडा लोग गांव के चारों सीमाओं पर स्थित आदिम जंगल के पुराने वृक्ष का बड़े यत्न पूर्वक संरक्षण करते थे। इसी तरह वृक्षों की रक्षा करने की पद्धति को सार कहते थे। और मुंडा यह मानते थे कि सारना में गांव के देवता वास करते हैं, इसलिए देवता के रूप में सारना पर पूजा एवं बलि चढ़ाते थे। दूसरे शसान। मुंडा गांव में किसी की मृत्यु होने पर उसके शरीर को शवदाह समाधि स्थल करने के बाद उसकी हड्डियों को संग्रहित करके मिट्टी के पात्र में भरकर गांव के निश्चित स्थान शमशान भूमि में उसे गाड़ने की रीति है। अस्थियों को वहां रखने के बाद उस मिट्टी के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। तीसरा है अखाड़ा। शाम के समय उत्सव के दिन गांव के स्त्री पुरुष जमीन को के बहुत बड़े भूभाग पर भूखंड पर नाचते गाते मोदल बजाकर उत्सव करते। इस भूखंड को ही अखाड़ा कहा जाता है। अखाड़ा के नेता को मानकी कहते हैं। गीती ओड़ा। गांव के अविवाहित युवकों के सोने के स्थान को गीत ओड़ा कहा जाता है। अविवाहित युवतियों के लिए गीती ओड़ा या सोने की जगह की व्यवस्था वृद्ध विधवाओं के घर से अलग की जाती है। यहाँ पर युवक वृद्ध जनों से पुराणों की कहानियां सुनते, आपस में अपने अनुभवों को बांटते। जंगल के दावेदार उपन्यास के पात्रों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख पात्र है बिरसा मुंडा, जिसको महाश्वेता देवी ने बड़े ही सार्थक और सशक्त तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
अगर हम बात करते हैं बिरसा मुंडा के चरित्र की तो देखते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म 1874 में चालकाड़ा के बामसा में गरीब सुहाना तो मुंडा के घर हुआ। वीरवार के दिन जन्म होने के कारण बिरसा का नाम बिरसा रखा गया। देखने में सुंदर, लंबा, संगठित शरीर और खूबसूरत आंखों वाला युवक था बिरसा मुंडा। मामा निभाई मुंडा, मौसी जानी और भाई का नाम कोमता। बचपन से सपने देखने वाला युवक जंगल को वह अपने अधिकार की संपत्ति समझता था। दीकू अमूल्य उसका दोस्त, जब बात आती है दीकू अमूल्य की तो सब दोस्तों ने बिरसा मुंडा को उससे अलग होने की बात कही, लेकिन बिरसा मुंडा ने उसका बहिष्कार किया और अकेले ने उसका साथ दिया। और यह बात ताल ठोक कर बिरसा ने कही, जिससे पता चलता है कि वह दोस्तों का दोस्त है। सभी मुंडा लड़कों को उसकी बात माननी पड़ती। अमूल्य उन लोगों का प्रतिनिधि है जिनके खिलाफ मुंडाओं का संघर्ष था। बिरसा और अमूल्य का संबंध देश की एकता का मूल मंत्र है। बिरसा संपूर्ण जंगल के पत्ते पत्ते से वाकिफ था, कभी किसी से नहीं डरा। जब गर्मी के मौसम में पानी सूख जाता तब भी बिरसा को पता रहता कि पानी कहाँ है। सालगा से आयु भातु पैदल आता जाता, एकदम बेखौफ। बिरसा एक नितांत गरीब परिवार के बहुसंतान के बीच परिपालित बच्चा था। वह जब जंगल में बंसी बजाता था तो बंसी की धुन सुनकर भागते खरगोश, भयानक सुअर, वन के हिरण सब शांत होकर 2 कदम रुक जाते थे। बिरसा के चरित्र में दार्शनिकता का भाव, भावुकता और अलौकिक शक्ति दोनों का समावेश था। जंगल के दावेदार उपन्यास के अंतर्गत अगर हम दूसरे चरित्रों की बात करते हैं तो धानी मुंडा जाति के स्वाधीन युद्ध के सपनों का फेरी वाला है। मूल कई लड़ाई के समय भी वह बिरसा के अंदर, जब बिरसा किशोर था, भविष्य के नायक को देखा। मूल कई लड़ाई का योद्धा धानी इस समय से ही सरदारों को बोलता है, अब हाथों से बलोया रहेगा, तीर धनुष रहेंगे। छोटा नागपुर इलाके के इतिहास का बहुत बड़ा साक्षी है धानी मुंडा। उसके बाद साली, बुरुडी इलाके के मान की डोंका की युवा पत्नी साली। डोंका से बिरसायत हो जाने पर सांसारिक जिम्मेवारी के भार को निभाने से पहले साली असंतुष्ट होती है, किंतु बिरसा के सम्मोहिनी से वह डोंका का सिर्फ घर छोड़कर बिरसा के अनुकरण को ही नहीं मानती, बल्कि सांसारिक कार्यों के बीच चोरी छिपे बिरसा का कार्य भी करती है। बिरसा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह कहती है, मैं भी कुसुम के फूल के कपड़े पीले रंग दूंगी, पति पत्नी जिस तरीके से रहते हैं वैसे नहीं रहूंगी, मैं भी जाकर चालवाड़ा से उसकी बातें सुनाऊंगी। वह आशा करती है भविष्य में उस दिन जब जो हो रहा है, जिस दिन कट रहे हैं, सब मिट जाएगा, सत्य रहेगा। केवल विश्व के लौट आने का दिन जब बिरसा आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। महाश्वेता देवी का यह उपन्यास जंगल के दावेदार हमारे सामने रखता है आदिवासियों की पूरी पृष्ठभूमि को, जो एक एक तथ्य को सामने रखती है कि एक मुख्य धारा से कटे हुए लोग जिनके बारे में आज तक सोचा नहीं गया है, जिनकी प्रताड़ना को कोई समझ नहीं सका है, उस अन्याय का, उस पीड़ा का और उस दमन का वर्णन जंगल के दावेदार उपन्यास में महाश्वेता देवी ने किया है। बिरसा मुंडा के माध्यम से उन्होंने एक भारत माता के एक सपूत का परिचय इस उपन्यास के माध्यम से दिया है। अगर हम देखते हैं कथानक, सामाजिक चेतना और चरित्र चित्रण, तीनों ही चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं। अगर मूल्यांकन के रूप में कुछ कहा जाए, अगर इस उपन्यास का निष्कर्ष निकाला जाए तो ये चीज़ें सामने आएंगी कि महाश्वेता देवी के व्यक्तित्व पर, उनके जीवन पर जिन चीज़ों का प्रभाव था और बचपन से उन्होंने जो जीवन जिया, जिस समय ये उपन्यास लिखा जा रहा था वह समय 1875 का समय है और उस समय उनका उपन्यास जंगल का दावेदार 1875 में छपकर आता है और इसमें वर्णन उससे पहले का है। और इस उपन्यास को अगर हम देखते हैं तो लेखिका ने उपन्यास की शुरुआत बिरसा मुंडा की मृत्यु से की है
बिरसा मुंडा की मौत से उन्होंने उपन्यास को आरंभ किया है, और फिर वो चली जाती हैं पीछे और फिर दिखाती हैं पूरा कि किस किस प्रकार से आदिवासी जो तबका है, आदिवासी जो जंगल को अपना पूरा जीवन मानते हैं, सच्चे निष्ठावान लोग किस प्रकार से उनके जंगल पर उनकी मूल जो उनकी धरोहर है उसके ऊपर किस प्रकार से जो है दिकू यानी कि प्रमुख रूप से उनको सामंत और यानी कि अंग्रेज किस प्रकार से उनको शोषित कर रहे थे, और किस प्रकार से बिरसा ने एक चेतना के रूप में, एक ताकत के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में और एक देशभक्त के रूप में अपने आप को स्थापित किया। पूरा उपन्यास मानवतावादी उपन्यास है। पूरे उपन्यास के सभी बिंदुओं पर अगर हम गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि महाश्वेता देवी ने इस उपन्यास के माध्यम से न केवल दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग को ही समाज के सामने रखा है, उन्होंने इसमें साली एक चरित्र, साली अगर हम देखते हैं एक चरित्र है तो वो वृद्ध यानी कि अपनी से एज से काफ़ी बड़े उनके पति हैं, और वो महिला जो है किस प्रकार से चोरी छुपे जाती है जंगलों में, एक गर्भवती महिला का रूप अख्तियार करके पहुंचाती है सामान, यानी कि उस समय महाश्वेता देवी ने दिखाया कि किस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो देशभक्ति के लिए और अपने राष्ट्र के लिए और उसके राष्ट्र के वजूद के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य कर रही थी। महाश्वेता देवी ने इस उपन्यास के माध्यम से संपूर्ण मानवता, राष्ट्रभक्ति और उसके साथ साथ आदिवासियों के शोषण और दमन को प्रमुख रूप से उकेरा है। यह उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, और मुझे लगता है कि हमारा जो पेपर MHD 16 जो पेपर है MA के बच्चों का, उसमें भारतीय उपन्यासों में यह उपन्यास जंगल का दावेदार उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। और मुझे लगता है कि जंगल के दावेदार उपन्यास के हर पहलू को इस वक्तव्य में मैंने छूने की पूरी कोशिश की है। ये जो व्याख्यान है ये आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा जो उपन्यास है जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं और लास्ट तक जब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, एक दर में हम चलते जाते हैं। अगर देखेंगे उपन्यास के पहले 18 पेजों में तो उसमें सिर्फ बिरसा मुंडा का ही वर्णन है कि किस प्रकार से जो है बिरसा मुंडा की मौत होती है, और उसके बाद में कहानी शुरू होती है। तो हर एक पात्र को मैंने पूरे ही स्पष्टता के साथ समझाने का पूरा प्रयास किया है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो सामाजिक जो चेतना है कि समाज किस प्रकार से बिरसा जो है आदिवासियों को जो समाज है वो किस प्रकार से संगठित है, कौन कौन सी उसमें जातियां हैं, किस प्रकार से उन लोगों ने अपनी संरचना को तैयार किया हुआ है, वो हमारा एक चीज़ें आप लोगों को बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी, बहुत हद तक साफ हो गई होंगी। और तीसरा जो है पात्रों का चरित्र चित्रण, तो मैंने जैसे बिरसा मुंडा पे मैंने बात की है, धानी मुंडा पे मैंने बात की है, अमूल्य के बारे में मैंने बताया कि किस प्रकार से वो दिकू का प्रमुख था और उसके बाद भी बिरसा मुंडा के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। और ये संबंध हमें दिखाते हैं कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता किसे कहते हैं, ये बिरसा मुंडा के चरित्र के माध्यम से महाश्वेता देवी ने हमें दिखाया है कि मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। अमूल्य जो है वो भले ही वो दिकू जो शोषक हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन फिर भी बिरसा मुंडा सबसे विरोध करके उसे अपना दोस्त स्थापित करता है। तो यह उपन्यास भारतीय उपन्यासों में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और MHD 16 के बच्चों के लिए यह व्याख्यान काफ़ी महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी देने वाला है और हर एक बच्चे को इससे लाभ मिलेगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम MHD 16 से संबंधित जो व्याख्यान होंगे आप उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर राजवंती, मानविकी विद्यापीठ, इग्नू।